एक्सरसाइज 5.5 पे आते हैं। एक्सरसाइज 5.4 के जो क्वेश्चन रिमेनिंग है उनको अभी प्रोटेक्टर आ जाएगा, तो मैं उसके 2-3 क्वेश्चन रिमेनिंग है उनको भी जल्दी उस पर एक वीडियो आ जाएगा। बाकी सारे एक एक क्वेश्चन हम लोगों ने डिटेल में समझा, ऐसा कोई क्वेश्चन हम लोगों ने लीव नहीं किया, एवरी क्वेश्चन डिस्कस हुआ है बोर्ड पे। ठीक है, 5.5 एक्सरसाइज पे आए तो पहला क्वेश्चन है, मैंने लिख दिया है कि हमसे कहा गया है कि कुछ सेंटेंस दिए जिसमें दिया गया एडजेसेंट एजेस ऑफ ए टेबल टॉप, द लाइंस ऑफ ए रेलवे ट्रैक, लेटर एल और लेटर वी के बारे में बात किया गया है। और कहा गया है कौन से में परपेंडिकुलर लाइन फॉर्म होंगी। परपेंडिकुलर लाइन का मतलब है कि कोई दो लाइन सेगमेंट ऐसे मीट करें कि उनके बीच का एंगल कितना फॉर्म हो, वो 90 डिग्री फॉर्म हो। बॉटम लाइन क्या है कि ऐसी कोई दो लाइंस जिनकी हेल्प से एंगल कितना बने, जैसे एक लाइन सेगमेंट ये लिया, एक लाइन सेगमेंट ये लिया, तो क्या यहाँ पे ऑब्जर्वेशन से हमें ये पता चल रहा है कि एंगल 90 है? तो बिल्कुल नहीं पता चल रहा है। यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि एंगल कैसा बन रहा है, एंगल एक्यूट बन रहा है। कौन सा एंगल बन रहा है? एक्यूट बन रहा है। तो एट द सेम टाइम हमें ऐसा देखना है कि जो बोला गया है क्वेश्चन में, क्या उसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर लाइन फॉर्म हो रही है कि नहीं है। अब इधर देखो, जैसे एडजेसेंट एजेस ऑफ ए टेबल टॉप, जैसे टेबल होती है, जैसे ये भी एक टेबल है, अगर ये बोर्ड को कंसीडर करें, इसको अगर सीधा कर लें हॉरिजॉन्टल, तो ये भी टेबल टॉप हो जाएगा, इसको हम कंसीडर कर सकते हैं। और एजेस क्या होती हैं? साइड को एजेस कहते हैं। एक ये एज हो गई, एक ये एज हो गई, ये एज हो गई, ये एज हो गई। तो अगर हम कंसीडर करें कोई भी, जैसे हमने ये मान ली ये टेबल है, क्या है, ये टेबल टॉप है, ठीक है, टेबल। तो यहाँ से अगर ये एंगल की बात की गई, जो एजेस हैं, एडजेसेंट का क्या मतलब होता है? एडजेसेंट का मतलब होता है एक के बगल में एक। जैसे ये एक लाइन है, एक ये लाइन है, तो इस पॉइंट से ये लाइन और ये लाइन क्या है? एडजेसेंट है। जैसे ये वाला एज, ये लाइन सबको दिख रही है, ये एक एज है और एक ये एज है, तो इस पॉइंट पे जब मूव करेंगे, इसी पॉइंट से ये एज है और इसी पॉइंट से ये एज है, तो ये एडजेसेंट एजेस हो गए। इसको कहें और इसको कहें, क्या ये दोनों कहीं पे मीट कर रहे हैं? कहीं पे मीट नहीं कर रहे, तो ये एडजेसेंट नहीं है। तो देखो यहाँ पे दिखने में क्या 90 दिख रहा है, बट ये देखो ये तो ड्राइंग है, जस्ट क्या है, ड्राइंग। लेकिन अगर ऑब्जर्व करें, लाइव देखें, अगर आपके पास जब भी कोई टेबल होगी उसका टॉप होगा, तो ये जैसे टॉप है, ये एंगल और ये एंगल कितना बना रहा, ये लाइन इस पे क्या है, राइट एंगल फॉर्म कर रहा है, ये परपेंडिकुलर है, तो इनके बीच का एंगल ऑलवेज कितना होता है? 90। क्या होता है? 90 डिग्री। तो लिखेंगे जो एडजेसेंट एजेस ऑफ ए टेबल टॉप होते हैं, क्या वे परपेंडिकुलर लाइन फॉर्म करते हैं? तो हम कहेंगे यस, कि इस केस में क्या होता है, परपेंडिकुलर लाइन फॉर्म होती हैं। सबको समझ में आ गया? ये बिल्कुल सिंपल था, बस ऑब्जर्वेशन था। टेबल कोई भी होती, जैसे ये भी एक टेबल है, एक ये वाला एज, एक ये वाला एज, क्या कैसा एंगल हो गया? ये हो गया, सिंपल है कि वो परपेंडिकुलर होंगी। अब दूसरा वाला क्वेश्चन पे जाओ, जैसे लाइन आप रेलवे ट्रैक कही गई है। अब रेलवे ट्रैक कैसा होता है? एक लाइन, रेलवे लाइन ऐसी होती है, मान लो पहली वाली रेल हो गई, एक दूसरी लाइन ये हो गई, रेलवे ट्रैक ऐसा होता है, ठीक है। तो बीच में ये लाइंस होती थी, रेलवे ट्रैक मैंने बना दिया, ठीक है। अब रेलवे ट्रैक में जो पहली लाइन है, ठीक है, ये पहली लाइन जो मैंने थोड़ी थिकनेस कर दी, ये मान लो पहली वाली लाइन है और ये दूसरी लाइन है। क्या ये लाइन, पहली बात तो क्या आपस में कहीं मीट कर रही हैं? जो रेलवे लाइन का ट्रैक होता है वो सीधा मूव करता है। कैसा मूव करता है? एक पटरी दूसरी पटरी, जैसे एक ये रूलर है और एक ये रूलर है, वो एट द सेम डिस्टेंस मेंटेन रखता है। जो डिस्टेंस इसके बीच की होती है वो ऑलवेज फिक्स होती है। तो क्या ये कभी आपस में मीट करती? कभी नहीं मीट करती। रेलवे ट्रैक पे जो लाइनें होती जिस पे ट्रेन मूव करती है, वो क्या कहीं मीट करती? कहीं भी मीट नहीं करती हैं। तो वो क्या कभी परपेंडिकुलर होगा? कभी नहीं होगा। तो जब ऐसी बात हो कि एक लाइन और दूसरी लाइन जस्ट उसके साथ मूव करे और उसके बीच की जो डिस्टेंस ऑलवेज क्या रहे, इक्वल रहे, तो उस लाइन को परपेंडिकुलर ना कह के पैरेलल लाइन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? पैरेलल लाइन। वो लाइंस कैसी होती हैं? वो लाइन पैरेलल लाइंस होती हैं। तो अगर देखो बात नहीं की गई थी, बात बस इतना पूछा गया था कि क्या लाइन ऑफ रेलवे ट्रैक परपेंडिकुलर आपस में होती हैं, तो वो कभी नहीं होती। इसमें लिखेंगे नो। क्या आंसर आ जाएगा? नो। तो अगर पूछे कैसी होती हैं, तो आंसर आएगा वो लाइंस पैरेलल होती हैं। कैसी होती हैं? पैरेलल होती हैं, ठीक है। अब
क्वेश्चन नंबर सी और डी पे आते, वो अलग अलग क्वेश्चन थे, मैंने एक ही बार में लिख दिए हैं क्योंकि लेटर एल और लेटर वी की बात की गई है। क्या जो ये लाइंस, इनकी हेल्प से जो सेगमेंट बनेंगे वो क्या परपेंडिकुलर फॉर्म करेंगे? तो सबसे पहले एल की बात करते हैं, फिर किसकी बात करेंगे, फिर वी की बात करेंगे। सबसे पहले किसकी बात करते हैं? एल की, और उसके बाद वी की बात करेंगे। तो जैसे एल की बात करें, एक ही बार में दोनों क्वेश्चन कर ले रहे हैं। जैसे हमने एल लिया, ये क्या लिया? एल ऐसे ही तो होता है। तो अगर हम यहाँ पे फोकस करें तो इस पॉइंट से दो लाइनें ओरिजिनेट हो रही हैं, एक यहाँ से लाइन ओरिजिनेट हुई, एक यहाँ से हुई। तो एल जब भी फॉर्म होता है तो उनके बीच में एंगल कैसा बनता है? 90 डिग्री का बनता है। ये ऑब्जर्वेशन से ही पता चल रहा है। तो जब भी एल लेटर हम फॉर्म करते हैं, ड्रा करते हैं, तो दो लाइन जिनकी हेल्प से ये एल लेटर बना है उनके बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। मतलब ये दोनों लाइंस कैसी हैं? परपेंडिकुलर हैं। तो इस केस में कहेंगे वो परपेंडिकुलर हैं। क्या हैं? परपेंडिकुलर हैं। ठीक है। ऐसे ही बात आती है वी लेटर की। अब वी लेटर सबको दिख रहा है, एक लेटर ऐसे वी लेटर है, इस पॉइंट से एक रे ये ओरिजिनेट हुई, एक ये रे ओरिजिनेट हुई। अगर यहाँ से फोकस करें तो क्या ये एंगल 90 यहाँ से शो हो रहा है? तो इतना ऑब्जर्वेशन से पता चल रहा है ये एक्यूट हो सकता है, कोई भी एंगल हो सकता, बट एटलीस्ट क्या नहीं हो सकता? परपेंडिकुलर नहीं हो सकता। तो वी के केस में क्या कहेंगे? परपेंडिकुलर नहीं परफॉर्म होगा, परपेंडिकुलर नॉट फॉर्म्ड। तो इतना समझ में आ गया। कोई भी लेटर होगा तो हमको अगर पूछा जाए क्या परपेंडिकुलर ऑब्टेन हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो वो हम आसानी से कर लेंगे। ठीक है, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोगों ने समझ लिया था कि परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर का क्या मतलब है वो हम लोगों ने जज कर लिया था कि कोई भी लाइन किसी एक पॉइंट से जब दो रे ओरिजिनेट होती हैं, तो जैसे पहली रे यहाँ ओरिजिनेट हुई, दूसरी रे यहाँ ओरिजिनेट हुई, जो एंगल फॉर्म होता है प्रोटेक्टर पे हम लोग एक बार चेक कर चुके थे। प्रोटेक्टर की हेल्प से कितना बनता है? 90 डिग्री। अब क्वेश्चन नंबर 2 सब लोग रीड करो। इसकी बात हम लोग पिछले 3-4 क्लासों से कर रहे हैं कि राइट एंगल क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या होता है, पैरेलल लाइंस क्या होती हैं। अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को सबको एटलीस्ट 2 से 3 बार रीड करना है। जब तक 2 से 3 बार रीड नहीं करोगे तब तक क्वेश्चन को यहाँ पे बोर्ड पे देखने का, वीडियो देखने का कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या लिखा है? पी क्यू बी द परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट एक्स वाई। तो देखो हम लोगों ने यहाँ से पढ़ना स्टार्ट किया और यहाँ पे एंड कर दिया। आगे क्या लिखा उससे कोई मतलब नहीं है कि पी क्यू क्या है। पी क्यू परपेंडिकुलर है किस लाइन पे? लाइन सेगमेंट एक्स वाई पे। जो जितना हम लोगों ने टर्मिनोलॉजी अब तक पढ़ी है उसी से स्टार्ट करते हैं। तो एक्स वाई क्या है? देखो ये जो बार लगा होता है किसी पे, वो क्या शो करता है कि वो लाइन सेगमेंट है। क्या है? लाइन सेगमेंट। जैसे एक्स वाई एक लाइन ली, क्या ली? एक्स वाई एक लाइन है, ये क्या है? ये लाइन सेगमेंट है। इस पे हमको कहा गया है कि पी क्यू एक परपेंडिकुलर लाइन है। किस पे है? ये कभी उल्टा नहीं होना चाहिए कि आपने पी क्यू लाइन पहले यहाँ पे ड्रा कर दी, उल्टा कर दिया, एक्स वाई को परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। उल्टा नहीं करना है। पी क्यू क्या है? साफ साफ लिखा है पी क्यू बी द परपेंडिकुलर। और लाइन सेगमेंट क्वेश्चन में कौन सी कही गई है? एक्स वाई। तो हमने एक्स वाई को ड्रा किया है। एक्स वाई क्या हो गई? एक्स वाई एक लाइन सेगमेंट है। अब बात आती है कि हमको परपेंडिकुलर बनाना है। परपेंडिकुलर का नेमिंग क्या क्वेश्चन में दी गई है? नेमिंग दी गई है पी क्यू। तो परपेंडिकुलर हमने क्या सीखा था? कोई भी लाइन, हमने बहुत सी लाइनें ड्रा कर दी इस एक्स वाई पे, बहुत सारी। ये कोई पॉइंट हमने रख दिया ए, ये कोई पॉइंट बी, ये कोई पॉइंट सी, ये कोई पॉइंट डी। तो कितने भी एक एक्स वाई लाइन जो गिवन थी हम लोगों की ओरिजिनल लाइन थी, उस पर हमने बहुत सारे पॉइंट ड्रा कर दिए। तो उसमें लाइन हर टाइप की है, कोई लाइन सीधी है, कोई कैसी भी लाइन है, उससे हमें कोई मतलब नहीं। लेकिन बॉटम लाइन ये है कि हमको ड्रा क्या करना है? हमको ड्रा करना है पी क्यू परपेंडिकुलर। तो इतनी देर से डिस्कशन हो रहा था कि अगर एक्स वाई एक लाइन है, जब भी हमको क्या ड्रा करना होता है? परपेंडिकुलर। तो कोई भी एक पॉइंट हमने यहाँ पे लिया, क्या लिया? कोई भी एक पॉइंट यहाँ पे लिया और यहाँ पे हम प्रोटेक्टर की हेल्प से, किसकी हेल्प से? प्रोटेक्टर की हेल्प से बिगिनिंग में क्या करते हैं? इतना ऑब्जर्वेशन अगर हो तो एकदम सीधी सी यहाँ पे रूलर रख के हम क्या ड्रा कर सकते हैं? सीधी लाइन ड्रा कर सकते हैं। वो भी क्या होगी? वो भी परपेंडिकुलर होगी। बट बिगिनिंग क्लास 6 की बात है तो क्लास 6 लेवल पे हम किसका यूज करते हैं? प्रोटेक्टर का यूज करते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट पे हमने कोई एक सीधी लाइन ड्रा कर दी प्रोटेक्टर की हेल्प से। और ये मैंडेटरी नहीं है कि आप प्रोटेक्टर की हेल्प से ही ड्रा करें, वो आप
डायरेक्टली भी ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। तो इस लाइन की नेमिंग हमने कर दी P और कहीं भी कर दी Q। अच्छा, ये PQ की बात की जाए कि हमने P यहाँ क्यों नहीं लिया, तो जनरली क्या करते हैं, जैसे कोई भी लाइन हमने जो ड्रा की है और जो लाइन परपेंडिकुलर होती है वो कहीं पर भी हम ड्रा कर सकते हैं, थोड़ी सीधी नहीं है इसको, ठीक है। तो ये PQ लाइन हमने कंसीडर कर ली है, ठीक है। अब उसके बाद क्वेश्चन में कहा गया है कि लेट PQ एंड XY इंटरसेक्ट इन द पॉइंट A। XY क्या था, XY लाइन जो बिगिनिंग में गिवन थी सेगमेंट, PQ क्या है, जो परपेंडिकुलर हम लोगों ने ड्रा किया है, जहाँ पे दो लाइनें मीट करती हैं उसको क्या कहते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट। वो क्वेश्चन में क्या गिवन है, A गिवन है। इतना सबको समझ में आया होगा। बस क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था, बस उसकी लैंग्वेज को पढ़ के बस फिगर बनाना था। अब क्वेश्चन में कहा गया है व्हाट इज़ द मेजर ऑफ एंगल PAY। तो हम लोगों ने अभी जब क्लॉक को पढ़ा था, जैसे कोई क्लॉक थी तो जब क्लॉक की बात करते तो एक लाइन हम लोग ऐसी ड्रा करते तो एक लाइन ऐसी ड्रा करते थे। क्लॉक की बात थी तो यहाँ पे जैसे 12 का टाइम होता है, यहाँ 6 का टाइम होता है, यहाँ 3 का टाइम होता है, यहाँ 9 का टाइम होता है। तो जब दो लाइनें एकदम जैसे ये और ये स्ट्रेट लाइन थी और ये भी स्ट्रेट लाइन थी, तो ये जहाँ पे मीट करते थे तो क्या बनता था, ये राइट एंगल बनता था, ये राइट एंगल बनता था, ये राइट एंगल बनता था। ये कितने एंगल फॉर्म होते थे, 4 राइट एंगल फॉर्म होते। तो वही केस यहाँ पे बना, एक लाइन उस पे एक परपेंडिकुलर लाइन। तो ये जो एंगल बन रहे हैं, ये एंगल, ये आपस में चारों लाइंस कौन कैसी हो गई, आपस में परपेंडिकुलर। अगर XA किस पे परपेंडिकुलर है, AQ पे, AQ किस पे परपेंडिकुलर है, AY पे। स्ट्रेट नहीं ले सकते, ये नहीं कह सकते PA और AQ परपेंडिकुलर है, ये तो सेम लाइन हो गई, ये तो स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। कोई एक पॉइंट से जो दो डिफरेंट और जो रेज हैं वो ओरिजिनेट हो रही हैं और उनके बीच का एंगल अगर 90 है तो उस केस में क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। तो इस केस में एवरी एंगल कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो पूछा क्या गया है, PAY। तो जब सारे 90 हैं तो PAY उसी में से एक जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। 90 डिग्री का क्या मतलब होता है, राइट एंगल। क्या होता है, राइट एंगल, ठीक, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है कि देयर आर 2 सेट स्क्वायर इन योर बॉक्स। देखो, जब भी हम इंस्ट्रूमेंट बॉक्स खरीदते जिसमें कंपास, प्रोट्रैक्टर, रूलर होता, एट द सेम टाइम उसमें 2 ऐसे सेट स्क्वायर, इनको क्या कहते हैं, सेट स्क्वायर कहते हैं। तो वही पूछा गया है, अगर ये जो सेट स्क्वायर होते हैं उनकी ये पूछा गया जो एंड पॉइंट कॉर्नर पे एंगल कितने बनते, क्या बनते, एंगल कितने बनते। तो इसमें कुछ समझाना नहीं होता, आप कभी भी जब इंस्ट्रूमेंट बॉक्स लेंगे तो उसमें एंगल, लेंथ सब दिया होगा। तो उसका जो एक ऐसा होता है, एक में एंगल 90 होता और दूसरे में भी एंगल 90 डिग्री होता, मतलब एक राइट एंगल दोनों में बना होता है। बस फ़र्क क्या होता है, एक होता है जिसमें एंगल कितना होता है, यहाँ पे 45 है, यहाँ कितना है 45। जो सेट स्क्वायर दो होते हैं, एक में एंगल होता है 90, 45, 45 और एक स्क्वायर सेट स्क्वायर ऐसा होता है एक में एंगल 30 होता है और दूसरा कितना होता है 60 होता है। तो सेट स्क्वायर का मतलब ही है कि जो ये दो सेट स्क्वायर इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में होते हैं उसमें एक 90 डिग्री दोनों में सेम होता है, बट एक में 30-60 का पेयर होता है, दूसरे में 45-45 का। तो ये सेट स्क्वायर का जनरल रूल हम लोग कभी भी इंस्ट्रूमेंट बॉक्स होगा तो फिर से इसको ऑब्जर्व करेंगे। और इस क्वेश्चन में एक बात और की गई है कि डू दे हैव एंगल मेजर दैट इज कॉमन। क्या इन 30, 60, 90 और इसमें 40, 90, 45 में कॉमन क्या है, तो कॉमन एंगल दोनों में क्या है, 90 डिग्री। तो सेट स्क्वायर के केस में कॉमन एंगल क्या हो जाता है, सेट स्क्वायर के केस में कॉमन एंगल हो जाता है 90 डिग्री, ठीक है। तो ये यहाँ पे एंड हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे एक डायग्राम बना हुआ है, सब लोग पहले इसको वॉच कर लें ढंग से, ठीक है। इसको कॉपी में बना लेना पहले, उसके बाद क्वेश्चन में क्या डेटा गिवन है उसके बाद की बात करेंगे। इसमें एक लाइन गिवन है एल, जैसे कोई भी लाइन गिवन होगी उसका पर्टिकुलर एक नेमिंग होगी, जैसे इसमें एल नेमिंग है और एक अनदर लाइन है उसकी नेमिंग क्या बोली गई है, वो एम नेमिंग है। अच्छा, ये क्वेश्चन में पहले से बोला गया है कि जो लाइन एल है और जो लाइन एम है, अच्छा अगर कोई लाइन एम पी है या पी एम लाइन है तो वो मैटर नहीं करता। अगर बोल दिया एम लाइन है, इसको डिपिक्ट कर दिया एम से, दैट्स ऑल। इसको एल से कह दिया तो बात ख़त्म हो गई। इसको पी एम कहें, एम पी कहें, वो एक ही बात होगी। लाइन एल दी है और लाइन एम दी है और ये पहले से क्वेश्चन में गिवन है कि लाइन एम और लाइन एल क्या है, आपस में परपेंडिकुलर हैं।
इतना केवल क्वेश्चन में गिवन है। और एक एडिशनल चीज़ होती है क्लास 6 लेवल पे, जब भी कोई नंबर लाइन ऐसे दी हो कहीं भी किसी भी क्लास अप टू 8 दी हो, जैसे यहाँ से स्टार्ट किया 0 1 2 3, फिर उसके नेमिंग भी दी है, ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, कोई ई है, एच है, तो जो ये पॉइंट गिवन होते हैं 1 से 2, 2 से 3, ये हम लोग ये कंसीडर करते हैं इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है, जो यहाँ से अगर हम यूनिट 1 से 2 अगर मूव करेंगे, जैसे 1 से 2 मूव किया या 6 से 7, जस्ट नेक्स्ट वाला अगर मूव करेंगे तो उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको इक्वल, मतलब वो ऑलवेज इक्वल कंसीडर की जाती है। ये नहीं हो सकता है कि 5 to 6 की डिस्टेंस अलग है, 6 to 7 की डिस्टेंस अलग है। कहें सी से डी जो डिस्टेंस होगी वही जी से एच होगी। किन्हीं भी दो कॉन्जिक्यूटिव अगर हम वर्ड्स ले रहे हैं, लेटर ले रहे हैं, ए से बी या बी से सी, तो उनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, इक्वल है। ये जनरल होता है, ये कभी क्वेश्चन में बोला नहीं जाएगा, ये नेचुरल होगा, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में ये क्या, क्वेश्चन में हमने क्या बताया गया है, एल लाइन गिवन है, एम लाइन गिवन है, दोनों लाइंस आपस में क्या है, परपेंडिकुलर हैं, और कुछ पॉइंट गिवन है जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच, और ये डिस्टेंस दी है 0 1 2। अच्छा, ये अगर 0 1 2 3 4 नेमिंग ना भी गिवन होता तब भी विद द हेल्प ऑफ दीज लेटर्स हम इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते थे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें बहुत कुछ रफ करना पड़ेगा। जैसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, इज सी इक्वल टू ई जी। हम लोग लास्ट 4-5 क्लास से क्या कर रहे हैं, जस्ट इतना ही पढ़ रहे हैं कि जब भी हम लोग क्लॉक की बात कर रहे थे तो 1 to 12 में क्या था, जैसे क्लॉक की बात करते थे, जब हम लोग नंबरिंग करते थे 12 1 2 3, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस ऑलवेज कितनी होती थी, सेम होती थी। 12 से 1 मूव किए, जो डिस्टेंस 1 से 2, तो कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बीच की डिस्टेंस कितनी थी, इक्वल थी। तो अब हम ये बोलेंगे जैसे ए से बी मूव किए तो कितना यूनिट चले, 1 यूनिट, बी से सी चले कितना यूनिट चले, 2 यूनिट। अगर हम डायरेक्ट पूछें कि सी से एफ पे जाना है तो कितने यूनिट मूव किए, अगर कोई क्वेश्चन ये होता कि हमारा इस समय लोकेशन सी पॉइंट पे है, हम कहाँ पे हैं, सी पॉइंट पे हैं, और हमको कितना डिस्टेंस कवर करनी है, एफ़ तक की डिस्टेंस कवर करनी है, तो उस केस में हम कितना मूव किए हैं। तो अगर मूव किया जाए यहाँ पे सेंटीमीटर मिलीमीटर, कोई मेज़रमेंट तो नहीं दिया है, तो जब नहीं दिया होता तो उसको यूनिट कंसीडर करते हैं। तो जब सी से डी मूव किए 1 यूनिट, डी से ई, तो ये हम बार बार नहीं करते, ये 1, तो डायरेक्ट सी से एफ़ तक कितना किए, ये 1 यूनिट, ये 2 यूनिट, ये 3 यूनिट। तो सी से जब हम एफ़ तक गए हैं तो टोटल डिस्टेंस कवर कितनी हुई है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर हुई है, 3 यूनिट्स, ठीक है। अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन उसमें पूछा गया है कि सी ई और ई जी क्या इक्वल हैं। सबको इस पर फोकस करना होगा, क्या सी ई और ई जी इक्वल हैं। यहाँ पॉइंट सी है, देखो जो क्वेश्चन में पूछा जाए उसको हम लोग सेलेक्ट कर लिए, सी ए हो गया, ई ए हो गया, ई और एक जी हो गया। क्या अगर हम सी से ई तक मूव करेंगे तो कितना मूव किए, कितनी यूनिट डिस्टेंस कवर की, तो सी से डी 1 यूनिट, डी से ई 1 यूनिट, तो सी से ई आने तक कितनी यूनिट हम मूव किए हैं, 2 यूनिट मूव किए हैं। क्या ई से जी जाने पे अगर हम सेम यूनिट मूव किए होंगे तो ये सही हो जाएगा। अगर कोई अनदर नंबर आता तब उस केस में वो रॉन्ग हो जाएगा। तो ई से एफ गए कितना यूनिट, 1, एफ से जी गए कितना यूनिट, 1। तो यहाँ अंडरस्टूड है, सी से ई मूव किए तब भी 2 यूनिट चले, ई से जी चले तब भी 2 यूनिट चले, तो यहाँ पे क्या है, ये सही हो जाएगा। अच्छा, इसको एक अनदर तरीके से भी देख सकते हैं कि सी से ई जब हम मूव कर रहे हैं तो बीच में कितना नंबर आ रहा है, 1 ही नंबर आया, एक लेटर डी आया है, और ई से जी जब मूव किए तो एक ही लेटर एफ आया है, और सबके बीच की डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। तो उस केस में ये ट्रू हो जाएगा, सी और ई जी क्या हो जाएंगे, इक्वल, तो इसको लिखेंगे ये ट्रू है, ठीक है। तो इसकी बात खत्म हो गई, पहला वाला क्वेश्चन। सी से ई की बात करें तो वो क्या हो गया, ट्रू हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, ठीक है। हम लोग बात कर रहे थे कि जो ये पी ई लाइन है या एम लाइन है वो बाइसेक्ट कर रही है इस गिवन लाइन को, और ये डेटा पहले से दिया था सी जी लाइन में। क्या दिया था, सी जी लाइन में। तो सबसे सिंपल मेथड होता है कि जैसे हम लोगों ने जिस पॉइंट पे बाइसेक्ट कराना होता है उस पॉइंट पे, जैसे हमको इस पॉइंट पे बाइसेक्ट कराना है और सी जी की बात की गई, किसकी बात की गई है, सी जी। तो मतलब जो लाइन गिवन होगी, मान लो ये सी है और ये लाइन जी है, और यहाँ कहीं पे बाइसेक्ट वाला पॉइंट, मिड पॉइंट एक्स वाई, इस केस में P है।
तो अगर हमको पता करना है कि ये पॉइंट इसको बाइसेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो सबसे सिंपल मेथड होता है कि जो पॉइंट से इस पॉइंट से डिस्टेंस और इसी पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस इक्वल हो जाए, ये वाली डिस्टेंस इसके डिस्टेंस के इक्वल हो जाए, तो क्या कहेंगे वो बाइसेक्ट कर रहा है। अगर इसी क्वेश्चन में पूछा जाता है क्या बी एच लाइन इस पॉइंट ई को बाइसेक्ट कर रही कि नहीं है, तो हम बी से ई तक की डिस्टेंस देखें, ये कितनी हो गई 1, ये कितनी हो गई 1, ये कितनी हो गई 1, तो यहाँ से यहाँ जब मूव किए तो 3 यूनिट मूव किए। और ई से एच तक देखें, यहाँ 1 यूनिट, यहाँ 1 यूनिट, यहाँ भी 1 यूनिट, तो कितना हो गया, ई एच भी 3 यूनिट हो गए। तो कहेंगे बी से ई मूव करने में और ई से एच मूव करने में वो इक्वल डिस्टेंस मूव किए, तो ई पॉइंट क्या हो गया, उस केस में मिड पॉइंट हो गया या बाइसेक्शन वाला पॉइंट हो गया। अगर इसी केस में पूछा जाता क्या बी ई और ई जी, अगर इधर हम बी जी लाइन की बात करें, किसकी बात करें, बी जी लाइन की बात करें, क्या बी जी लाइन के केस में अपना पॉइंट ई या अपनी जो लाइन पी ई है वो बाइसेक्ट कर रही है या ई मिड पॉइंट है कि नहीं। तो अगर हम ऑब्जर्व करें डायरेक्ट बिना सॉल्व किए, तो बी से ई तक जब हम मूव करेंगे तो कितना यूनिट चलेंगे, 3 यूनिट, और ई से जी तक जब मूव करेंगे कितना यूनिट चलेंगे, 2 यूनिट। तो उस केस में इधर डिस्टेंस 3 हो गई, इधर डिस्टेंस 2 हो गई, तो क्या हो जाएगा, उस केस में वो बाइसेक्ट नहीं करेगा। क्या बोलेंगे कि उस केस में वो मिड पॉइंट नहीं होगा, तो बाइसेक्टर भी नहीं होगा। ठीक है, इसी के क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। रोक दो। ठीक है, इसका लास्ट पार्ट पे ध्यान देते हैं। अब की बार क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन, लास्ट वाला जो पार्ट है उसमें 3 क्वेश्चन है। उसमें ये डेटा दिया है कि कोई भी 2 नंबर के बीच में इक्वलिटी दी है, कहीं इनइक्वलिटी दी है, तो ये ट्रू फॉल्स की बात की गई, क्या ये इनइक्वलिटी सही है कि नहीं, ये इनइक्वलिटी सही की है, ये तो सिंपल सी इक्वलिटी ही है। तो AC देखो, जब भी हमसे कहा जाए ग्रेटर देन लेस देन इक्वल की बात की जाए, तो हमको पता करना हो कि ये ट्रू है कि फॉल्स है, तो हम एवरी लाइन्स को मेजरमेंट करते हैं, उसकी कितना यूनिट्स सबकी लेंथ वो फाइंड करते हैं। जैसे हमको पहला क्वेश्चन सॉल्व करना है तो AC फाइंड करेंगे, AC A से C तक जाने में हम कितनी डिस्टेंस कवर किए। सबसे सिंपल होता है, बस डिस्टेंस ऑब्जर्व करना होता है। A से B जाएंगे, B से C जाएंगे, तो AC की बात करेंगे तो कितना यूनिट हम मूव करेंगे, तो कितना यूनिट मूव करेंगे, पहले वाले में 2 यूनिट। ये भूल जाते हैं यहाँ पे कौन साइन लगा है, इसको अभी भूल जाते हैं। फिर जो अनदर नंबर दिया FG लाइन, FG को देखो कितना है, FG ऐप से जी जाने में कितना यूनिट मूव कर रहे हो, क्या 2 3 4, कितना, केवल 1 यूनिट, तो 1 यूनिट किया, और बीच में ये साइन एज इट इज लगा दिया। अब लेस देन ग्रेटर देन की बात बहुत बार हुई है, जिस साइड इसका फेस ओपन होता है वो नंबर ऑलवेज क्या होता है, बिगर होता है। तो क्या 2 बिगर नंबर 1 से है, क्या हम कह सकते हैं 2 नंबर जो 2 है 1 से बिगर, तो ये ऑलवेज ट्रू है। तो इस केस में ये ट्रू हो जाएगा, 2 ग्रेटर देन 1 ये ट्रू हो जाएगा। अगर यही जस्ट ऐसे होता 2 लेस देन 1, अगर यही नंबर ऐसे आता 2, तो जिस साइड इसका फेस ओपन होता वो नंबर बड़ा होता है। क्या इस केस में 1 बड़ा है 2 से, इस केस में 1 बड़ा नहीं है, तो ये फेल हो जाएगा। तो इस केस में क्या हो जाता, इस केस में वो फॉल्स हो जाता। ठीक है, तो पहले केस में क्या हो गया, ट्रू हो गया। अब सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं, CD डिस्टेंस और GH डिस्टेंस। तो CD डिस्टेंस C से D कितने यूनिट मूव किए, 1 यूनिट, और G से H कितना मूव किए, 1 यूनिट, यहाँ भी कितना मूव किए, सेम यूनिट। तो इस केस में भी ये क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन पे देख लेते हैं। सबसे पहले हम ये इक्वलिटी भूल जाते हैं, हमें सबसे पहला काम होता है BC लेंथ और EH लेंथ को फाइंड करना। BC लेंथ कितनी है, BC लेंथ 1 यूनिट है। EH लेंथ कितनी है, E से H तक 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, तो इसको 3 लिख दिया, साइन एज इट इज लगा दिया। जिसके साइड इसका फेस ओपन होता है, क्या वो नंबर बड़ा है, वो नंबर सर्टेनली बड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, ओके।